नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में। प्रिकर्सर्स माने अग्रदूत। रोमांटिसिज्म के जो अग्रदूत थे उनको दूसरी भाषा में हम ट्रांजिशनल पोइट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी जो कि ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, उसमें पोप और उनके साथियों का बोलबाला था, जिसमें कि हीरोइक कपलेट का भी बोलबाला था। और जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है वो रोमांटिक एज कहलाता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इन दोनों के बीच में जो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है वो एक तरीके से आप उसको ट्रांजिशनल पीरियड कह सकते हैं। और उस युग में जो कवि हुए उनकी पोइट्री में दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का जो ऑगस्टन एज था, नियो क्लासिकल एज था, उस युग की क्वालिटीज़ भी हैं, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि जो रोमांटिक एज था उसकी क्वालिटीज़ भी हैं। तो ये जो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है, ये जो 50 वर्ष का समय है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ट्रांजिशनल पोइट्री या ट्रांजिशनल एज कहा जाता है। और इस युग में लिखने वाले कवियों को ट्रांजिशनल पोइट्स या फिर प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। आपसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राइट अ कमेंट ऑन द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, या व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांजिशनल पोइट्स, हु वर द ट्रांजिशनल पोइट्स, हु वर द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। कई तरीक़ों से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जवाब इसी तरीके से देना है। द राइज ऑफ रोमांस, यानी रोमांस का उठान, राइज माने प्रादुर्भाव, उठान। तो दो द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस, दो हालांकि द रोमांटिक एज जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में शुरू होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ इन 1798। ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, रट लीजिए, हमेशा एग्जाम में आती है, हर बार एग्जाम में आती है। तो लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन 1798 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था वो भी रट लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्त एस.टी. कॉलरिज, दोनों ने मिलकर इस बुक का पब्लिकेशन किया था 1798 में। येट द ट्रेट्स ऑफ रोमांटिसिज्म, येट फिर भी, द ट्रेट्स माने खूबियाँ, ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की, वर फाउंड पाई जाती थी इन द राइटर्स ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के लेखकों में। तो ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो न्यू क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की ओर जो चेंज हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो ट्रांजिशन कहलाता है। और ये राइटर्स कौन थे? लाइक ग्रे एंड कॉलिंस। तो ग्रे और कॉलिंस मेन पोइट्स हैं जिन्होंने इस ट्रांजिशन की शुरुआत की। Between the poets of transition and the romantic poets, there were poets like William Cowper, George Crabbe, Robert Burns and William Blake. तो इन लोगों, वैसे यहाँ होना चाहिए कि बिटवीन द ऑगस्टन एज, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये इस बुक के जो लेखक हैं उन्होंने ग्रे और कॉलिंस से लेकर जो रोमांटिक एज वाले पोइट्स हैं उनके बीच में इनको रख दिया है। हालांकि ग्रे और कॉलिंस और ये सारे पोइट्स सभी मिलाकर ट्रांजिशनल पोइट्स कहलाते हैं। तो देयर वर पोइट्स लाइक विलियम कूपर, जॉर्ज क्रैब, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लेक हु हेराल्डेड, यानी जिन्होंने शुरुआत की द डॉन, यानी सुबह की, ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल की, आप पुनर्जागरण कह सकते हैं, पुनर्स्थापना कह सकते हैं, पुनरुद्धार कह सकते हैं, पुनर्जीवन कह सकते हैं, रिवाइवल का मतलब। दे वर द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, ये लोग रोमांटिसिज्म के प्रीकर्सर्स थे, अग्रदूत थे, यानी इन्होंने शुरुआत कर दी थी चेंज की, परिवर्तन की। और क्या खासियतें थी इनकी? रिजेक्शन ऑफ द पोपियन कपलेट। तो पोप के ज़माने में, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, हीरोइक कपलेट का बोलबाला था। जैसा मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है, तो इसको, हीरोइक कपलेट को इन पोइट्स ने रिजेक्ट कर दिया। बिटवीन पोप एंड वर्ड्सवर्थ देयर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ऑगस्टन ट्रेडिशन। तो पोप और वर्ड्सवर्थ के बीच में एक रिएक्शन था, एक प्रतिक्रिया थी ऑगस्टन ट्रेडिशन, जो परंपराएं थी, ऑगस्टन परंपराएं, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ।
देखिए, इस एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है? ये लोग जो थे, अलेक्जेंडर पोप और उनके साथी, अपने आप को कंपेयर करते थे उन रोमन पोइट्स से जो ऑगस्टस सीजर के ज़माने में हुए थे, है ना। तो इसलिए इस युग को ऑगस्टन एज कहा जाता है। वही फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश लिटरेचर में ऑगस्टन एज किसको कहा जाता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को ही कहा जाता है। दिस रिएक्शन वॉज सीन, ये प्रतिक्रिया देखी गई, बोथ इन स्टाइल एंड थीम, यानी उनकी स्टाइल शैली में भी और थीम यानी कि जो विषय वस्तु है उसमें भी। द पोपियन कपलेट वॉज रिजेक्टेड, तो पोप का जो हीरोइक कपलेट था उसको रिजेक्ट किया गया। एंड एक्सपेरिमेंट्स वर मेड, और प्रयोग किए गए इन अदर काइंड्स ऑफ वर्स, दूसरे प्रकार की वर्स फॉर्म में। There was growing admiration for Milton and his blank verse. अब उनमें जो कवि थे इस युग के, जो ट्रांजिशनल पोइट्स थे, उनमें एक प्रशंसा का भाव बढ़ता जा रहा था। वो पसंद कर रहे थे मिल्टन को और उसकी ब्लैंक वर्स को। एंड पर्सीज रेलिक्स, और पर्सी के रेलिक्स यानी एक कलेक्शन था इनका, विच वॉज अ कलेक्शन ऑफ बैलेट्स। यहाँ ऑफ मिसिंग है तो ऑफ आप लिख लीजिएगा। तो रेलिक्स क्या था? कलेक्शन था बैलेड्स का एंड फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीतों का। फिर देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा वो है रिटर्न टू नेचर। अलेक्जेंडर पोप को जब आप पढ़ते हैं, मैंने उनके रेप ऑफ द लॉक का एक कैंटो ही अभी अपलोड किया है, और वहाँ आप देखते हैं कि अलेक्जेंडर पोप उस युग की 18th सेंचुरी की जो अपर क्लास है उसकी आर्टिफिशियल लाइफ जो है, बनावटी जीवन है अपर क्लास का, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो उनकी जो थीम है, उनकी जो विषय वस्तु है, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है पोइट्री का, वो आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द अपर क्लास ऑफ 18th सेंचुरी है। लेकिन जो रोमांटिक एज है उसका जो थीम है, विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो मेनली नेचर है, खासकर वर्ड्सवर्थ का। तो अब यहाँ जो ट्रांजिशनल पोइट्स हैं उन्होंने रिटर्न टू नेचर शुरू किया, यानी उन्होंने प्रकृति की ओर अपना रुख किया, और जो आर्टिफिशियल लाइफ 18th सेंचुरी का था, जिसको दिखा रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के पोइट, ऑगस्टन पोइट्स या अलेक्जेंडर पोप, तो उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो प्रकृति की ओर रुख। The steady growth of love of nature affected later 18th century poets in subject, tone and style. तो स्टडी माने लगातार, ग्रोथ माने बढ़त, ऑफ लव प्रेम की, ऑफ नेचर प्रकृति के प्रति, अफेक्टेड उसने प्रभावित किया। लेटर 18th सेंचुरी पोइट्री यानी बाद का जो 18वीं शताब्दी की कविता है, इन सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु में, टोन यानी उनका जो लहजा है, एंड स्टाइल और उनकी जो शैली है, तो वो प्रकृति से प्रभावित हुए और उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखना शुरू किया। दिस रिटर्न टू नेचर, ये जो प्रकृति की ओर रुख था, meant समथिंग मोर देन दैट, उसका इससे कहीं ज़्यादा अर्थ था, मतलब था। इट इम्प्लाइड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, इसमें इम्प्लाइड था, इसमें छिपा हुआ था सिंप्लीफिकेशन, सामान्यीकरण ऑफ लाइफ, जीवन का। बिकॉज, क्योंकि द आर्टिफिशियल बनावटी सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, प्रिवेंटेड रोकती थी द फ्री डेवलपमेंट, आज़ादी से होने वाला विकास, एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति की। तो जैसा कि बाद में वर्ड्सवर्थ ने अपनी थियरी में कहा है, थियरी ऑफ पोइट्री उन्होंने दी है प्रीफेस में। इस लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस लिखा है उसमें उन्होंने एक थियरी दी है और उसमें बताया है कि कैसे हमारी फीलिंग्स और हमारी इमोशंस को एक फ्री एक्सप्रेशन मिलता है नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में हम अपनी भावनाओं को आसानी से अभिव्यक्त कर पाते हैं। दिस रिजल्टेड इन पोइट्री इन द क्वेस्ट फॉर मोर एलिमेंट्री थीम्स। दिस रिजल्टेड, इसका परिणाम ये हुआ, इन पोइट्री की कविता में, इन द क्वेस्ट माने कोशिश हुई, खोज हुई, फॉर मोर एलिमेंट्री थीम्स, ज़्यादा प्रारंभिक विषय वस्तु की। देयर वॉज एन अटेम्प्ट, एक कोशिश थी, टू ब्रिंग पोइट्री, कविता को लाने की, बैक टू नेचर एंड रियलिटी, यानी प्रकृति और वास्तविकता की ओर वापस लाने की।
द साइंस ऑफ रिवोल्ट, साइन माने संकेत होते हैं, ऑफ रिवोल्ट माने विद्रोह के संकेत, बिकेम हो गए, विजिबल दृष्टिगोचर, व्हेन जब जेम्स टॉमसन ने प्रकाशित किया द सीजन्स नाम से उनका एक पब्लिकेशन जब आया, तो और क्या प्रकाशित किया उन्होंने, द कैसल ऑफ इंडोलेंस, डिफरेंट बोथ इन मैटर एंड मैनर। और ये जो उनकी रचनाएं थीं जेम्स टॉमसन की, वो अलग थीं दोनों ही बातों में, मैटर यानी जो उसका सब्जेक्ट मैटर था, और मैनर और जो तरीका था उस मैटर को एक्सप्रेस करने का, लिखने का, वो भी अलग था। फ्रॉम एनी पोइम, किसी भी कविता से, रिटन ड्यूरिंग द प्रीवियस सेंचुरी, जो कि पिछली शताब्दी में लिखी गई। पिछली शताब्दी क्या, प्रीवियस हाफ सेंचुरी होना चाहिए वैसे तो। इंटरेस्ट इन ओल्ड बैलेड लिटरेचर, और अगला पॉइंट है जो पुरानी बैलेड लिटरेचर थी उसमें लोगों का इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा होने लगी। पीपल ऑफ दिस पीरियड, इस युग के लोगों ने टुक इंटरेस्ट यानी रुचि ली इन ओल्ड बैलेड लिटरेचर, पुराने बैलेड के साहित्य में। चीवीचेज एंड द बेब्स इन द वुड, ये दो बहुत फेमस बैलेड्स हैं, और ये जो दोनों बैलेड्स थी, गेव देम अ वंडरफुल पावर ऑफ अपील, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप से ये अपील करने लगी, लोगों को पसंद आने लगी। यानी कभी कभी आप देखते हैं ना कि बड़ा क्लासिकल सा गाना होता है, लोगों को पसंद आने लगता है ना। वैसे तो आज के युग में इस वक्त जो गाने बच्चे सुनते हैं, बड़े भड़कीला सा म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत फास्ट और शोर शराबे वाला म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा अच्छा क्लासिकल सा गाना भी फेमस हो जाता है और बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। तो इसी तरीके से ये जो चीवीचेज और बेब्स इन द वुड दोनों बैलेड्स थी, लोगों को अपील करने लगी, पसंद आने लगी। बिशप पर्सी पब्लिश्ड सम ऑफ द ओल्ड बैलेड्स इन हिज कलेक्शन, तो बिशप पर्सी ने रेलिक्स नाम से, रेलिक्स का पहले जिक्र आया है कि नहीं, अभी तो नहीं आया, RELIQUES, रेलिक्स नाम से, तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं भी आया है जिक्र तो आप नोट कर लीजिए, पर्सीज रेलिक्स। तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन में बैलेड्स को प्रकाशित किया, कलेक्शन में, इसमें रेलिक्स नाम से, ज़रूर नोट कर लीजिए, मैंने स्पेलिंग पहले भी बोल दिया, RELIQUES। It made people conscious of the superiority of what is natural and spontaneous in poetry. It made people conscious यानी इसने लोगों को चेताया, इस बात से अवगत कराया, of the superiority यानी श्रेष्ठता से, of what is natural यानी जो कुछ प्राकृतिक है, and spontaneous और स्वाभाविक है, इन पोइट्री कविता में। तो कविता, इससे लोगों को समझ में आया कि कविता स्वाभाविक होती है और अपने आप प्राकृतिक होती है, आर्टिफिशियल नहीं होती, यानी सोच समझकर जो लिखी जाती है वो वास्तविक कविता नहीं होती। कविता स्पॉन्टेनियसली पैदा होती है, स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, नेचुरली पैदा होती है। अब जो प्रिकर्सर्स हैं रोमांटिसिज्म के, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको लिखना होगा। तो यहाँ विलियम कूपर को दे रखा है पहले, लेकिन मैं चाहूँगी कि इससे पहले ग्रे और कॉलिंस के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखें, तो मैं एक दूसरी जगह से आपको दिखाती हूँ। तो ये दूसरी बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप जब लिखना शुरू करें पोइट्स के बारे में, यानी प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, तो पहला नाम आप टॉमस ग्रे का ही लिखें। वहाँ बुक में नहीं दे रखा था, इस बुक में दे रखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप इस वीडियो की स्पीड कम कर लीजिए और मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। दिख तो आपको रहा ही है, अगर कोई स्पेलिंग नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले टॉमस ग्रे, और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी दी हुई है। ग्रे इज़ अ ट्रांजिशनल और प्री रोमांटिक पोइट, यानी ग्रे एक ट्रांजिशनल और प्री रोमांटिक पोइट हैं। मैं दोनों का मतलब आपको समझा चुकी हूँ। हिज पोइट्री इज़ फिल्ड विद ग्रेट रोमांटिक क्वालिटीज़, उनकी कविता महान रोमांटिक क्वालिटीज़ से, खासियतों से भरी हुई है। लाइक इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, तो जो क्वालिटीज़ हैं रोमांटिक पोइट्री की वो क्या है? इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, सामान्य लोगों में रुचि, एंड लव फॉर डेथ। वैसे लव फॉर डेथ तो इसलिए कि उन्होंने एलेजी लिखी है,
लेकिन लव फॉर नेचर आप यहाँ शामिल कर लीजिएगा, है ना, इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल एंड लव फॉर नेचर. His elegy written in a country churchyard is a landmark in the history of English poetry. उनकी जो एलेजी है ये मैंने अपलोड भी किया और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड भी थी आपके लिए. तो वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माने मील का पत्थर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री में. तो अगर आप इंग्लिश पोइट्री पढ़ते हैं और इस एलेजी को नहीं पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश पोइट्री पढ़ना ही बेकार है. मतलब अगर आपने ये एलेजी नहीं पढ़ी है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश पोइट्री में. इन इट द पोइट एक्सप्रेसेस सिंपैथी. इस एलेजी में कवि अपनी सहानुभूति प्रकट करता है फॉर द अनफॉर्चुनेट विलेजर्स, अभागे ग्रामीणों के लिए, एंड इमेजिन्स हिज ओन डेथ, और अपनी खुद की मौत की कल्पना भी करता है. आपको याद होगा कि किस तरीके से उसने ये कहा था कि आज मैं इन ग्रामीणों के बारे में लिख रहा हूँ, उनकी मौत पर आंसू बहा रहा हूँ, तो आने वाले समय में कोई मेरी मौत पर भी आंसू बहाएगा और मेरे बारे में भी इसी तरीके से लिखेगा. तो ये वहाँ लिखा है उन्होंने. ग्रे's popularity depends on his टू पिंडारे कोट्स. ग्रे की जो पॉपुलैरिटी है वो डिपेंड है, निर्भर है उनकी दो पिंडारिक ओट्स पर. ये भी बहुत जानी मानी कविताएं हैं उनकी, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी ऑन द वन हैंड एंड एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ऑन द अदर. तो ये तीन कविताएं टॉमस ग्रे की पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इनमें से अभी मैं एक ही अपलोड कर पाई हूँ, एलेजी को ही अपलोड कर पाई हूँ. द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी को भी आने वाले समय में अपलोड करूँगी. ये भी बहुत अच्छी पोइम्स हैं उनकी. विलियम कॉलिंस. तो नेक्स्ट पोइट का जो आप जिक्र करेंगे वो हैं विलियम कॉलिंस. हिज फेम रेस्ट ऑन हिज ओड्स ऑफ ग्रेट रोमांटिक क्वालिटी. तो विलियम कॉलिंस की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो उनकी ओड्स पर निर्भर है. ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी एंड हाउ स्लीप द ब्रेव आर द बेस्ट ऑफ देम. तो ये उनकी सबसे अच्छी कविताएं हैं. हाउ स्लीप द ब्रेव इज़ अ ग्रेट ओड बाय कॉलिंस. तो हाउ स्लीप द ब्रेव एक महान ओड है कॉलिंस की. इट पेज ट्रिब्यूट, ये कविता श्रद्धांजलि देती है टू दोज मार्टिर्स, उन शहीदों को, हु गेव अप देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, इन द रिबेलियन यानी विद्रोह में, ऑफ 1745 1745 के. चार्ल्स द यंग प्रिटेंडर हैड रिबेल्ड अगेंस्ट जॉर्ज सेकेंड. तो चार्ल्स द यंग प्रिटेंडर ने विद्रोह किया था जॉर्ज सेकेंड के खिलाफ. तो जब आप इन पोइट्स के बारे में लिख रहे हैं तो आपने इनकी जो पोइम्स पढ़ी हों उनका जिक्र आप कर सकते हैं अपने आंसर में, और आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यही रहता है कि आप थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिखें, थोड़ा और ज़्यादा मैटर उसमें ऐड कर दें. जैसे यहाँ ग्रे की एलेजी तो आप सबने ही पढ़ी होगी, तो उसमें से और जो अगर आप कोट कर सकते हैं, आपको कुछ लाइन्स याद हों उस एलेजी की, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में. और अब हम आते हैं विलियम कूपर पर. ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ हैं. विलियम कूपर बिगेन टू राइट पोइट्री. विलियम कूपर ने कविता लिखना शुरू किया लेट इन लाइफ, अपने जीवन में बाद में, यानी शुरू से उन्होंने कविताएं नहीं लिखी. एज अ मीन्स ऑफ कीपिंग हिज माइंड फ्री फ्रॉम मेलैंकली एंड ब्रूडिंग ओवर टॉर्चरिंग रिलीजियस एंग्जाइटीज़. ये थोड़ा सा टेंशन में रहते थे विलियम कूपर. तो अपनी टेंशन से, अपने जो मानसिक परेशानियां थीं उनसे निजात पाने के लिए, अपनी उदासी से निजात पाने के लिए उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, है ना. एज अ मीन्स माने एक सुविधा के तौर पर एक रास्ता उन्होंने चुना, ऑफ कीपिंग हिज माइंड, अपने दिमाग को रखने का, फ्री, आज़ाद, फ्रॉम मेलैंकली माने उदासी से, एंड ब्रूडिंग, यहाँ ब्रूडिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, BROO होता है, एंड ब्रूडिंग ओवर टॉर्चरिंग रिलीजियस एंग्जाइटीज़, यानी परेशान करने वाली जो धार्मिक चिंताएं थीं. यानी जब भी हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ईश्वर है भी कि नहीं, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर है भी कि नहीं. तो इस तरीके की कुछ धार्मिक चिंताएं थीं, कुछ उनको परेशानियां थीं. उससे निजात पाने के लिए उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया. सिंस ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पोइट्री, क्योंकि वो कविता के स्टूडेंट नहीं थे, यानी उन्होंने काव्य नहीं पढ़ा था, साहित्य नहीं पढ़ा था. ही गेव लिटिल अटेंशन टू पोइट्री एज एन आर्ट. उन्होंने पोइट्री पर ना के बराबर ध्यान दिया था एक कला के रूप में. ही रोट जस्ट टू एक्सप्रेस हिज ओन आइडियाज़ इन हिज ओन वे.
तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अपने विचारों को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए ही लिखा है। हिज प्रिंसिपल पोएम, जो उनकी मुख्य कविता है, वो है द टास्क। इट इज़ हिज मास्टरपीस, ये उनकी सबसे अच्छी रचना है। रिटन इन ब्लैंक वर्स, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। एंड इट इज़ ओवरफ्लोइंग विद द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और ये मानवतावाद की भावना से भरी हुई है। हिज द विंटर वॉक, उनकी एक और रचना है द विंटर वॉक, रिफ्लेक्ट्स, वो अभिव्यक्त करती है द चार्म, आकर्षण ऑफ द ओल्ड हॉन्टेड मीडोज, जो पुराने हॉन्टेड माने भूतिया होते हैं जिनमें आत्माएं भटकती रहती हैं, उन चारागाहों के बारे में, उन मैदानों के बारे में। हिज पोएम ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये बहुत खूबसूरत कविता है, मैंने पढ़ी है लेकिन पढ़ाई नहीं है अभी। ये जो कविता है एक्सप्रेसेस द टेंडरनेस ऑफ द पोइट्स हार्ट, वो कवि के हृदय की नाजुकता को, नरमाई को अभिव्यक्त करती है। फिर हैं अगले जो प्रिकर्सर हैं रोमांटिसिज्म के, वो जॉर्ज क्रैब, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। जॉर्ज क्रैब वॉज बॉर्न इन 1754 एट आल्डबोरो, इस जगह पर वो पैदा हुए थे, ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। इन मेलैंकली सराउंडिंग्स, जो कि मेलैंकली, जो कि आप कह सकते हैं निराशा से भरी हुई परिस्थितियों में वो पैदा हुए थे। ही केम ऑफ अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से आते थे। ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की, यानी डॉक्टरी पेशा अपनाया। ही देन टुक अप लिटरेचर ओनली टू फाइंड डिस्करेजमेंट एंड डिफ़िकल्टीज़, फिर उन्होंने साहित्य की रुख रुख किया, लेकिन यहाँ भी उनको निराशा और परेशानियाँ ही मिली। इन 1781 1781 में एडमंड बर्क केम टू हिज असिस्टेंस, एडमंड बर्क उनकी सहायता को आगे आए। ही टुक ऑर्डर्स एंड बिकेम चैपलिन टू द ड्यूक ऑफ रटलैंड, फिर ये इन्होंने आदेश प्राप्त किए और चैपलिन बन गए ड्यूक ऑफ रटलैंड के। हिज फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क, उनका पहली जो महत्वपूर्ण रचना है द लाइब्रेरी, एन्जॉयड अ फेयर सक्सेस, इसको खासी सफलता मिली। द विलेज ब्रॉट हिम फेम, तो द विलेज नाम की उनकी रचना है, इससे भी उनको ख्याति मिली। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, लंबे समय तक खामोश रहने के बाद, ही ब्रॉट आउट द पैरिश रजिस्टर, द बोरो, टेल्स इन वर्स एंड टेल्स ऑफ द हॉल, बट दे डिड नॉट एड इन एनी वे टू हिज रेपुटेशन। तो बाद में उन्होंने ये सारी रचनाएं भी लिखी, लेकिन इनसे उनकी ख्याति ज़्यादा नहीं फैली। ऑल हिज वर्क्स एक्सप्रेस द सेम डिज़ायर, उनकी सारी रचनाओं में एक ही इच्छा प्रकट होती है, फॉर ट्रुथ, सत्य के लिए, एंड द सेम सिंपैथी विद द पुअर, और उनकी सारी रचनाओं में गरीबों के प्रति सहानुभूति है, विच वर गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ द पोइटिकल रिफॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ, और ये ही सारी चीज़ें आगे चलकर वर्ड्सवर्थ ने जो साहित्य के क्षेत्र में रिफॉर्म्स किए, सुधार किए, उनका स्रोत बनने वाली थी। यानी यही सारी बातें वर्ड्सवर्थ की कविताओं में भी एक्सप्रेस होने वाली थी आगे चलकर। और अगले कवि हैं इसमें रॉबर्ट बर्न्स, इनके बारे में देखते हैं। ये आपके सामने इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दे रखी है। रॉबर्ट बर्न्स वॉज बॉर्न इन 1759 इन स्कॉटलैंड, तो ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। ही वर्कड इन द फील्ड्स एंड रिसीव्ड अ स्कैंटी एजुकेशन, और एजुकेशंस नहीं आएगा, ऐसे इसमें गलत छप गया है, तो उन्होंने खेतों में काम किया और बहुत कम शिक्षा इनको प्राप्त हुई। ही रीप्ड द बेनिफिट ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ हिज कंट्री, तो स्कॉटलैंड की जो लिटरेरी ट्रेडिशंस थी, परंपराएं थीं, साहित्यिक परंपराएं, उनका फ़ायदा उनको मिला। इन 1786 1786 में ही पब्लिश्ड पोइम्स इन द स्कॉटिश डायलेक्ट, तो स्कॉटलैंड की डायलेक्ट होती है बोली, है ना, तो स्कॉटलैंड की जो बोली थी उसमें उन्होंने कविताएं प्रकाशित की। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ये बहुत सफल हुई उनकी कविताएं। एंड ही केम टू बी नोन इन द फैशनेबल लिटरेरी सर्कल्स ऑफ एडिनबर्ग, और एडिनबर्ग के जो लिटरेरी सर्कल्स थे, जो साहित्यिक लोग थे, फैशनेबल लोग थे, उनके बीच उनका नाम पॉपुलर हो गया। हिज प्रीमैच्योर डेथ टुक प्लेस इन 1796,
तो बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई 1796 में। बर्न्स वॉज अ सन ऑफ द सॉइल, तो वो धरती पुत्र थे, यानी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। हिज पोइट्री देयरफॉर हैड एन अनएक्सपेक्टेड ओरिजिनलिटी, इसलिए उनकी कविता में एक अभूतपूर्व मौलिकता है। ओरिजिनलिटी माने मौलिकता होती है, और अनएक्सपेक्टेड यानी अभूतपूर्व, अप्रत्याशित। ही वॉज एन इनोवेटर, इनोवेटर वो होता है जो कुछ नया करता है ना, आविष्कारक होता है, कुछ नया करता है, तो वो एक इनोवेटर थे। हिज लैंग्वेज वॉज सिंपल एंड फुल ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी भाषा सिंपल थी और उसमें एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की ताकत थी। और जैसा आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर पोप की जो भाषा है वो क्लिष्ट है, सिंपल नहीं है ना, तो अलेक्जेंडर पोप की उस भाषा का भी इन लोगों ने विरोध किया था। और इस क्रम में जो आखिरी पोइट हम डिस्कस करेंगे वो हैं विलियम ब्लेक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह सकते हैं। और भी बहुत सारे पोइट्स थे, लेकिन हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक को। इनकी एक कविता द टाइगर मैंने अपलोड भी किया, शायद आपने पढ़ी हो, तो उसका आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। 1757 और 1827 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ हैं। विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन 1757 इन लंदन, तो लंदन में पैदा हुए। हिज फादर वॉज एन आयरिशमैन, उनके पिताजी एक आयरिश व्यक्ति थे। एंड कैरिड अ स्मॉल हॉजरी बिजनेस, और उनका छोटा सा ऊन का बिजनेस था। इवन ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स, अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भी, ही शोड हिमसेल्फ अ ड्रीमर एंड अ विजनरी, यानी विलियम ब्लेक एक स्वप्न दृष्टा थे, यानी उनका अपना एक विज़न हुआ करता था। ऐसे नहीं कि बच्चे को जो कुछ बता दिया बस उसी को वो फॉलो कर रहा है, उनका अपना एक ड्रीम हुआ करता था, विज़न हुआ करता था। ही वॉज सेल्फ टॉट, उन्होंने खुद पढ़ाई की थी। पोइट्री एंड पेंटिंग इक्वली अट्रैक्टेड हिम, पोइट्री और पेंटिंग ने उनको समान रूप से अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। ही स्टडीड एट द रॉयल एकेडमी, रॉयल एकेडमी में उन्होंने फिर अध्ययन किया। बट ही रिजेक्टेड हिज टीचिंग्स, लेकिन रॉयल एकेडमी की जो टीचिंग्स थी वो उन्होंने अस्वीकार की। ही अर्नड हिज लिविंग एज एन एनग्रेवर ऑफ इलस्ट्रेशंस फॉर वेरियस पब्लिशर्स, तो वो जो अपना ही जीविका कमाते थे, उन्होंने कैसे कमाई? एज एन एनग्रेवर। एनग्रेवर क्या होता है? उत्कीर्ण करने वाला, कुछ लिखने वाले या फिर इलस्ट्रेशन, जो तस्वीर बनाने वाले अलग अलग पब्लिशर्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो बुक्स पब्लिश होती हैं उन पर कुछ तस्वीरें बनी होती हैं, है ना, कुछ ड्राइंग्स बनी होती हैं, कुछ स्केचेस बने होते हैं, तो वही उन्होंने बनाए। His poetical sketches, songs of innocence and songs of experience express his love for the country, of simple life and of childhood and home. तो ये जो उनकी रचनाएं हैं जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये किसने लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं उनके। तो इनमें क्या जाहिर होता है? उनका लव ऑफ कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ देश नहीं, देहात है। ऑफ सिंपल लाइफ, सामान्य जीवन के प्रति उनका प्रेम जाहिर होता है। एंड ऑफ चाइल्डहुड, और बचपन के प्रति उनका प्रेम जाहिर होता है। एंड होम, और घर के प्रति। ही रोट द पोइट्री ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, उन्होंने सामान्य जीवन के बारे में कविताएं लिखी हैं। विच वर्ड्सवर्थ वॉज अ लिटिल लेटर टू ब्रिंग टू परफेक्शन, जो कि थोड़े दिनों बाद वर्ड्सवर्थ उसको पूर्णता तक पहुंचाने वाले थे, यानी बड़ी ऊंचाइयों तक वर्ड्सवर्थ पहुंचाने वाले थे। ही वॉज वन ऑफ द अर्ली रोमांटिक पोइट्स, तो जो शुरुआत के रोमांटिक पोइट्स हैं, यानी जिनको हम ट्रांजिशनल पोइट्स कहते हैं, उनमें से एक थे विलियम ब्लेक। तो ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तब तो आपके लिए इतना ही सब्जेक्ट मैटर काफ़ी है, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर लें। इन पोइट्स की जो भी पोइम्स आपने पढ़ी हों उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और लिख दें, तो आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा और वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।